नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने बीटा गामा फंक्शन का एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम थोड़ा सा इन फंक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बीटा गामा फंक्शन ये इस तरह के फंक्शन हैं जो आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये सोल्व कर इनकी सहायता से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इनका एक बेसिक आइडिया, चाहे वो किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहा है, जिसके सब सिलेबस में, जैसे बीसीए का स्टूडेंट है, चाहे वो एमसीए का स्टूडेंट है, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनमें बीटा गामा फंक्शन की हम हेल्प लेते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काम में आता है। तो पिछले लेक्चर में बता चुका था कि बीटा फंक्शन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं, इसको पढ़ते कैसे, बीटा और ये एक इंटीग्रेशन है 0 to 1 x to the power r minus 1 1 minus x to the power r minus 1 dx। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि n जो है वो 0 से बड़े होना चाहिए। ये अपना हमारा बीटा फंक्शन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था और उसकी तीन प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूव भी करवाई थी पिछले वीडियो में है। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, फर्स्ट बीटा n ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि बीटा n ये होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी है वो मैंने बताई थी कि इस बीटा फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा rn इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power m minus 1 and 1 plus x to the power m plus n and dx, ये हम लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपने ये देखी थी कि बीटा mn जो है इसको हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में, 0 to π/2 sin to the power 2m minus 1 theta and cos to the power 2n minus 1 theta and d theta। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कह रहा है, मतलब यानी ये सिमेट्रिक है। इसको एक तरह से इंटीग्रल फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसमें लिमिट जैसे 0 to 1 है तो ये 0 to infinity, अगर आप 1 की जगह infinity करेंगे तो बीटा फंक्शन इस तरह से होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि हम लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा। ये बीटा फंक्शन की तीन प्रॉपर्टी थी जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब मैं थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा मैं गामा फंक्शन का बता देता हूँ, क्योंकि गामा फंक्शन कल केवल डेफिनेशन बताई थी, आज थोड़ा सा हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात और भी है कि ये बीटा फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर भी कहते हैं। मतलब ये यूलर के द्वारा मतलब इस पर स्टडी की गई इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो इसको बताने में जो मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो तो लिजर्डर ने बताई थी, लेकिन इस पर एनालिसिस जो किया था वो किसने किया था, यूलर ने किया था। तो इसलिए ये क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर में होता है। चलिए अब यहाँ आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन ये मैंने डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। एक तरह से इसको डिनोटेट कैसे किया जाता है, गामा n, मतलब इसको पढ़ते भी यही है, इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx, ये होता है गामा फंक्शन। ठीक है, यहाँ आपकी कंडीशन होती है ये n ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये इंटीग्रेशन जो है वो आपका कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये हो गया गामा फंक्शन। यहाँ पर वो सभी इंटीग्रेशन जो इस फॉर्म के हैं तो उनको हम क्या लिखेंगे, इस गामा n में लिख देंगे। और यहाँ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है गामा की भी। गामा की प्रॉपर्टीज आपके पास रहेगी। पहली प्रॉपर्टी है गामा n plus 1 को हम लिख सकते हैं n गामा n। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है गामा n plus 1। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ये होती है फैक्टोरियल n। और यहाँ कंडीशन है कि ये n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा। कुछ और भी बातें इसमें, जैसे कि आपकी नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी थर्ड में आप लिख सकते हो गामा 1, ये आपका 1 ही होता है। ये इस डेफिनेशन से हम ले सकते हैं फैक्ट n plus 1 के हिसाब से। और गामा 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए n नेगेटिव इंटीजर है तो ये भी अनडिफाइंड ही होता है, अनडिफाइंड। यहाँ आपका क्या है, ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये आपका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो गामा को कभी भी नेगेटिव में हम नहीं रख सकते हैं, ये अनडिफाइंड नेगेटिव इंटीजर के लिए अनडिफाइंड है। 0 भी अनडिफाइंड होता है। और बाकी ये n plus 1 लोगे तो n गामा n होता है, और इंटीजर है तो इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। एक साथियों, जैसे कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन अपन पहले डिस्कस कर चुके, तो बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन से हम कुछ
काफ़ी सारे इंटीग्रेशन जो है वो सोल्व करते हैं। तो वो रिलेशन का प्रूफ अपन बाद में देखेंगे। ये एक रिलेशन है जो आप लिख लीजिए, रिलेशन इन बीटा एंड गामा फंक्शन, इन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन होगा बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस। अब जैसे काफ़ी सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी के, और भी मेन एग्जाम भी होते हैं, कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं, तो 2 मार्क्स में ये वाला रिलेशन पूछा जाता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन? तो ये रिलेशन रहता है, यहाँ ये कंडीशन रहती है m एंड n ग्रेटर देन 0। इसका प्रूफ भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इसका प्रूफ आता है, तो प्रूफ जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला करके अभी हम पढ़ चुके हैं बीटा एंड गामा फंक्शन का। जो मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो लगभग आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर आपके पास जैसे बुक रहेगी तो बुक से और भी डिटेल में आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया जो है वो आपका हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिला करके अब यहाँ आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि ये आ गया है इवोल्यूट द इंटीग्रल। जैसे ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 8 1 माइनस x टू द पावर 6 एंड 1 प्लस x टू होल पावर 1 प्लस x की होल पावर 24 dx। जैसे कि इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब वैसे ये इंटीग्रेशन अपन दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट इसको हम बीटा गामा फंक्शन की सहायता से कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब यहाँ आप देखोगे कि एक प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की, वी नो दैट। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, हालांकि मैं इसको पहले बता रहा हूँ। mn is equal to 0 to infinity x to the power m minus 1 and 1 plus x to the power m plus m dx। यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये इस प्रॉपर्टी की एक तरह से एप्लीकेशन है इस इंटीग्रेशन। चलिए इस इंटीग्रेशन को ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब नाम लेट इस इंटीग्रेशन का नाम i दे देंगे, i is equal to 0 to infinity x to the power 8 x to the power 8 जो हो जाएगा ये 14 हो जाएगा एंड 1 प्लस x to the power 24 dx ये बन गया। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। 0 to infinity x to the power 8 को मैं 9 माइनस 1 कर देता हूँ, 1 प्लस x to the power 24 को मैं 9 प्लस 15 कर देता हूँ। 9 प्लस 9 है ये, तो 9 अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 24 है तो 14 हो जाएगा 9 और 9 तो ये बन गया है, और 9 के बाद में 9 हो जाएगा dx एंड माइनस 0 टू इंफिनिटी तो ये 15 हो जाएगा 9 प्लस 15। ठीक है, और ये आपका x माइनस 15 माइनस 1 एंड 1 प्लस x टू दी पावर ये भी हो जाएगा 9 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, एंड dx, क्योंकि यहाँ पर हमको ये जो इंटीग्रेशन है इनको दोनों को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। अब जैसे ये 8 होगा तो इसको मैंने 9 माइनस 1 कर दिया है, यहाँ पर 14 है 14 है तो इसको मैंने 15 माइनस 1 कर दिया है, और m प्लस n की जगह पे ये 9 प्लस 15 का है। ठीक है, अब जैसे इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका बीटा 9 एंड 15, और ये माइनस वापस ये बन जाएगा बीटा 15 एंड 9। तो साथियों ये इंटीग्रेशन वैसे बहुत कठिन है, लेकिन बीटा गामा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इस इंटीग्रेशन को यहाँ हम लिख देंगे। और हम जानते हैं कि मैंने आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm होता है, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बीटा फंक्शन से हम कई सारे डिफिकल्ट टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बीटा फंक्शन का। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवोल्यूट द इंटीग्रल, इवोल्यूट द इंटीग्रल। ठीक है, अब यहां 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स
अपॉन x dx। ये आपको जैसे कि सोल्व करना है, ठीक है। तो या तो अपन इसमें कुछ पुट करें और फिर सोल्व करें, और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो सॉल्यूशन हम ले लेंगे। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन ले लेंगे, कौन सी वाली? पहले आप लिख लो कि वी नो दे, क्योंकि हमें पहले से याद है कि हम बीटा फंक्शन से इसको करना चाहते हैं। वी नो दे बीटा mn, यानी कि बीटा mn आपका होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये बीटा फंक्शन होता है। इसको हम इस तरह से सेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसको आप i मान लीजिए, फिर 0 to 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर रूट x है, ऊपर जाएगा x, तो इसको लिख देंगे 1/2 minus 1 and 1 minus x, ये 3/2 minus 1 and dx। क्योंकि इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही आने वाला है। अब इसको वापस, ये बीटा फंक्शन बन गया है, n इज इक्वल टू हाफ हो गया है और n इज इक्वल टू 3/2 हो गया है। ये अपना बन जाएगा बीटा 1/2 एंड 3/2, ठीक है। अब इसको जो मैंने बीटा और गामा में जो रिलेशन बताया है उससे इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, यानी अभी हाल फिलहाल आप इसको छोड़ सकते हो कि इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको आगे बता दूंगा। हालांकि रिलेशन ये तो होता ही है, इस रिलेशन का यूज करके इसको आगे हम लिख सकते हैं। कौन सा रिलेशन है? बीटा mn इज इक्वल टू होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। क्योंकि इसमें क्या है, गामा के बारे में आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इस रिलेशन से अगर इसका आंसर लिखोगे तो आएगा तो ये गामा हाफ हो जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा, और गामा इन दोनों को जोड़ दो तो ये गामा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। गामा हाफ और गामा 3/2 को कैसे लिखते हैं ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बीटा फंक्शन के दो छोटे छोटे एग्जांपल हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, गामा फंक्शन के कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे मतलब कंसेप्ट हैं जिनको हम समझते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट ऑफ गामा फंक्शन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गामा फंक्शन। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या क्या आएगा कि भाई मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गामा n जो होता है वो 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx होता है। ये इसकी डेफिनेशन ही है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है ये। दूसरा आप ये पढ़ चुके हो कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो n गामा n के बराबर होता है। यहाँ गामा n प्लस 1 को हम फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि गामा हाफ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गामा हाफ जो होता है इसकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है, रूट पाई होती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है, कुछ और मैं जैसे आपको इस ये जो गामा n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से जैसे आपको गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो है ना। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे नियम से 1/2 गामा 1/2, और फिर इसको लिख देंगे 1/2 गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई हो जाएगी, यानी गामा हाफ आपका क्या हो जाएगा, रूट पाई। वो कौन से फॉर्मूले से बन रहा है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा होता है। तो 3/2 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस हाफ लिख दूंगा, यानी कि 3/2 जो है उसको 1 प्लस हाफ लिख दूंगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाफ गामा 1/2 हो जाएगा। यानी कि 3/2 जो आपका बनेगा ना, 3/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ प्लस 1। तो अगर मैं इसका गामा लिख दूं 3/2, इधर भी क्या हो जाएगा, गामा हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और उसके आधार पे 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से आप और भी अगर कितना भी कठिन आपके पास आ जाए, जैसे कि मान लो ये एक में ले लिया है, दूसरा अगर आप ले लेते हो गामा, जैसे मान लो 11/2 लिख दिया मैंने, तो 11/2 को मैं लिखूंगा 9/2 प्लस 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो अब ये 11/2 को 9/2 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/2 और गामा 9/2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है n गामा n होता है। अब 9/2 को और मैं छोटा कर सकता हूँ, 9/2 जैसे 9/2 होगा, इसको फिर वापस 9/2, फिर ये हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 1, तो फिर इसको मैं क्या लिख दूंगा 9/2 7/2 और गामा, और ये आपका बन जाएगा 7/2। इस तरह से इसको हम कंटिन्यू लिखें तो ये जो आपके पास आएगा गामा
11/2, इसको हम लिखेंगे 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2, इस तरह से हम लिखेंगे। यानी कि अगर इंटीजर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फ्रैक्शन में इस तरह से अगर 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 हो तो इनको हम इस तरह से लिखते हैं। बाकी अगर जैसे आपके पास इस तरह की कुछ वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि भाई गामा 10 आ जाए तो इसको आप फैक्टोरियल 9 लिख दोगे। आपके पास गामा जैसे कि भाई 15 आ जाए तो इसको आप फैक्टोरियल 14 लिख दोगे। कुछ वैल्यूज ऐसी भी आ सकती है जो गामा की आप नहीं निकाल पाओ तो उसको वहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए आपको कि लिख दिया कि गामा 1/5, अब इसकी वैल्यू नहीं निकल रही तो फिर जैसे है वैसे ही आपको छोड़ना है। फिर इसका गामा कैलकुलेटर आता है तो उससे अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ इसमें और भी फॉर्मूले, जैसे गामा 1/4, गामा 3/4, कुछ और भी मतलब जैसे फॉर्मूले बने हुए हैं तो उनकी हेल्प से जितनी वैल्यू हमसे निकल सके वो हम निकाल लेते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि गामा हाफ जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है। फिर अपन इससे क्या करेंगे, कुछ बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उनके क्वेश्चन को जो है वो हम सोल्व करेंगे मतलब इन फॉर्मूलों के बेस पर। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, कई बार पूछा भी गया है, इवोल्यूट या ऐसा आ जाता है प्रूव दैट, कई बार पूछा गया है प्रूव दैट। कंप्यूटेशन एग्जाम में भी आता है 0 to infinity e⁻⁻x² dx इज इक्वल टू √π/2। ये बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को दूसरे मेथड से करोगे तो ये होगा नहीं, बट इसको हम गामा फंक्शन की सहायता से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सॉल्यूशन मैंने लिखा, अब यहाँ इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं, 0 to infinity e⁻⁻x² dx, ठीक है। अब इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लेना लेट x² = t, तो फिर यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, t⁻½ हो जाएगा, तब dx बराबर हो जाएगा 1/2 t⁻½ - 1 एंड dt हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x = 0 है तो t = भी 0 रहेगा, x = है तो t = भी ∞ रहेगा। तो यहाँ पर मिलाकर के ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका हो गया है 0 to ∞। अब dx की जो वैल्यू है वो हो गई है 1/2 t⁻½ - 1 एंड e⁻t एंड dt। तो अब ये हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 0 to ∞, ठीक है भाई। और ये बन गया है आपका t⁻½ - 1 e⁻t एंड dt हो गया। तो ये आपका गामा फंक्शन है। यहाँ जो मैंने गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये गामा फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। डेफिनेशन क्या थी कि भाई 0 to ∞, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n - 1 e⁻x dx इज इक्वल टू क्या होता है, गामा। तो यहाँ पर n = ½ है, तो ये आपका बन गया है 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी √π होती, तो ये क्या हो जाएगा, √π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप गामा फंक्शन की हेल्प से कई सारे इंटीग्रेशन और भी डिफिकल्ट टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो आप सोल्व कर सकते हो। एक छोटा सा इंटीग्रेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे ये हो गया, और भी वो भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूट द इंटीग्रल, इवोल्यूट द इंटीग्रल। चलिए यहाँ है 0 to ∞ √x e⁻⁻x³ dx, ठीक है भाई। अब इस इंटीग्रेशन को अपने को सोल्व करना है। वैसे अगर आप इस इंटीग्रेशन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे तो ये काफी कठिन होगा, बट बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से इसको सोल्व करोगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन i = 0 to ∞ √x and e⁻⁻x³ and dx। यहाँ इसको गामा में बनाना कि जैसे अपना फॉर्मूला होता है e⁻⁻x, तो यहाँ पर आपको इस पावर को हटाना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए लेट x³ = t, तब यहाँ x बराबर हो जाएगा t⁻⁴, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/3 t⁻⁴ - 1 dt, ठीक है। तो अब ये अपन ले लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। x आपने क्या माना है, x आपने माना है x t⁻⁴, तो ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा i
इज इक्वल टू, लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 ही होगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो t इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ t टू दी रूट x है, तो ये हमने x इज इक्वल टू t टू दी पावर 1/3 माना तो रूट करेंगे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/6। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर ये 1/3 आपका आएगा, t टू दी पावर 1/3 माइनस 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ e टू दी पावर माइनस t होगा एंड dt जाएगा। अब इसको अपन ले लेते हैं तो ये बन गया है 1/3 0 टू इन्फिनिटी। अब ये 1/6 प्लस 1/3 ये जुड़ेगा t की पावर में, तो t टू दी पावर 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1 एंड e टू दी पावर माइनस का t एंड dt। ठीक है, अब इन जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा, यानी एलसीएम 6 आ जाएगा 3, ये तो हो जाएगा 3 नहीं 3 6 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 3 ये 1/6 हो जाएगा, यानी 2/6 होगा। 0 टू इन्फिनिटी 3/6 होगा, सॉरी, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि ये t टू दी पावर 3/6 माइनस 1 e टू दी पावर माइनस का t एंड dt। तो कुल मिलाकर के 1/3 है ये, और ये 0 टू इन्फिनिटी 1/3 e टू दी पावर माइनस हाफ एंड e टू दी पावर माइनस 3 एंड dt, जो कि ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से क्या बन रहा है, गामा हाफ बन रहा है। तो ये गामा हाफ हो गया है और अपॉन 3 हो गया है, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो गया है, √π/3 हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जिसकी सहायता से आप गामा फंक्शन को समझ सकते हो, और भी आप जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो तो आप थोड़ा बुक की हेल्प से कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने हुए हैं जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि बीटा गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, और गामा फंक्शन के और भी छोटे छोटे जैसे लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, उसका जो वीडियो लेक्चर है वो मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।